हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। बात करना है आईपीआर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत चर्चा होगी और जिसमें कि हम जानेंगे कि बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल जो है प्रॉपर्टी राइट होता क्या है ना, इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, बौद्धिक संपदा क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है जमीन या वस्तु के धन के रूप में मौजूद संपत्ति, यानी जमीन, वस्तु या धन के रूप में जो मौजूद आपकी संपत्ति होती है, उससे इसका अभिप्राय है। समझ रहे हैं आप। तो उपरोक्त परिभाषा में वस्तुगत यानी कि मटेरियल, भौतिक मतलब एक फिजिकल संपदा से रिलेटेड है। ठीक है। इसके विपरीत जो बौद्धिक संपदा एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ठीक है, क्या एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वो जो है उत्पत्ति बुद्धि एवं कौशल के उपयोग से होती है। किससे होती है? स्किल से होती है। ठीक है ना, बुद्धि से होती है। और सामान्यतः ऐसे विचारों को यानी आइडियाज हो गए, आपके कॉन्सेप्ट हो गए, डिजाइन हो गई, प्रोसेस आर्ट के रूप में होती है। क्या? आपकी बौद्धिक संपदा यानी आपकी जो बौद्धिक, यानी यहाँ पर एक्चुअल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात की जा रही है, उसका जो बेस होता है वो जो है बुद्धि और कौशल के उपयोग पर होता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, जिसकी सहायता से यानी जिसके अंतर्गत विचारों को यानी जो आइडियाज होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, प्रोसेस, ये सब उसके एक रूप होते हैं। कहने का मतलब बौद्धिक संपदा के। ठीक है, उस रूप में कहने का मतलब आपकी कैसे आइडियाज है, आप कैसा इनोवेशन कर रहे हैं, कैसे आपकी अवधारणाएं, क्या प्रोसीजर है, जिनकी सहायता से किसी उपयोगी उत्पाद का सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार भौतिक संपदा का स्वयं अधिक मूल्य होता है, जबकि बौद्धिक संपदा का आर्थिक मूल्य के उत्पाद में विकसित करना होता है। ठीक है ना, यानी कि उन आपके विचारों से, अवधारणाओं से, डिजाइनों से, प्रक्रियाओं से जो भी आप एक मानव उपयोगी सृजन के लिए आप उत्पाद या कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आप सृजित करते हैं या तैयार करते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं कि बौद्धिक संपदा का अधिक मूल्य के उत्पाद में विकसित करना है, वही आपकी बौद्धिक संपदा होती है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, किसी एंटीबायोटिक के उत्पादन की प्रक्रिया का उपयोग करके जब आप एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाएगा, तभी उस प्रक्रिया का जो है क्या मिलेगा? आर्थिक मूल्य मिलेगा। बात क्लियर है ना? बात समझ में आ रही होगी हमारे हिसाब से, उम्मीद करते हैं। कहने का मतलब आप अपने विवेक से, विचार से जो है, कहने का मतलब उदाहरण के लिए जैसे कहा गया, क्या कहा गया कि जैसे कोई एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, आपने उसके उत्पादन का जो प्रक्रिया का उपयोग किया और एंटीबायोटिक का उत्पादन किया, ठीक है ना, तो उस प्रक्रिया का क्या होगा? वो आर्थिक मूल्य होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या कि बौद्धिक संपदा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अन्य लोगों द्वारा इसकी नकल की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, जिससे इन संपदाओं की खोज करने वाले अन्वेषकों को होने वाले आर्थिक लाभ में कमी आ जाती है। अतः सरकारें अन्वेषकों मतलब जो खोजते हैं, अन्वेषक मतलब खोजना, उनकी खोजों में आर्थिक लाभ कमाने का एकाधिकार दिया जाता है, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। जैसे कि यानी कि ये अधिकार जो है किसी अन्वेषक की बौद्धिक संपदा से किसी अन्य व्यक्ति की लाभ अर्जित करने से रोकता है। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जैसे आप भी कोई यानी कि किसी भी प्रक्रिया का उपयोग करके आप कोई उत्पादन किए हैं, तो उस उत्पादन का जो आर्थिक मूल्य होगा वो आपका होना चाहिए। तो बौद्धिक संपदा कहती क्या है कि वो जो आपने प्रिपेयर किया, जो खोजा है और जो बनाया है, उसका वो कॉपी करके जो है वो जो है वो भी बना सकता है, यानी दूसरा पर्सन भी बना सकता है। ठीक है ना, जिससे कि जो खोजकर्ता होता है उसके लाभ में कमी आ जाएगी, इकोनॉमिक, ठीक है ना, आर्थिक लाभ में कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि भाई जैसे कि जो हमने बनाया है वो दूसरा भी बना लेगा नकल करके, तो क्या होगा? कमी आ जाएगी। तो इसके में जो सरकार ने अहम भूमिका निभाई है कि कि उसका जो कहने का मतलब
एक आर्थिक लाभ कमाने के लिए जो एक एकाधिकार दिया जाता है, अथराइज किया जाता है, जिस व्यक्ति ने खोजा है, उसे ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। क्लियर बात? चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसको प्रोटेक्शन कैसे दी जा सकती है, ठीक है ना? कैसे दिया जा सकता है, इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम, है ना? कौन कौन से बिंदुओं पर हम बात करके जो है उसकी समस्या का जो है हल कर सकते हैं। कैसे कोई हमारे जो अन्वेषण है, जिसका मैंने रिसर्च किया है, खोजा है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, वो यानी आगे क्या टॉपिक है, यानी कि अधिकार की सुरक्षा। तो मुख्य तरीके हैं, आप ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट और पादप प्रजनन अधिकार और कॉपीराइट, ये 4 बिंदुओं पर कार्य करता है। कितने बिंदुओं पर? 4 बिंदुओं पर। जैसे कि पहला क्या है, पहला है व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट। क्या होता है इसके अंतर्गत, आइए देखते हैं। थोड़ा थोड़ा चीजें देख के पूरी बातों को समझते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अगर पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, कहने का मतलब पूरा पढ़ के, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कहना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, जब कोई अन्वेषक संस्था या कंपनी किसी अन्वेषण को एक रहस्य के रूप में रखते हुए और उसे किसी अन्य को ज्ञात होने दिए बिना व्यापारिक उपयोग करते हैं, तो उसे व्यापार रहस्य कहा जाता है। कहने का मतलब, कोई आपने खोज किया है, किसी संस्था या कंपनी, ठीक है ना? यानी संस्था या कंपनी किसी अन्वेषण को एक रहस्य रूप में रखते हुए, कि कहने का मतलब उसको जो है अन्य लोग ना जान पाए, ठीक है? क्या? अन्य लोग ना जान पाए, ठीक है ना? तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार रहस्य कहा जाता है। आधुनिक काल का सबसे भली भांति सुरक्षित व्यापार रहस्य कोका कोला, आपने सुना होगा, जिसका आपका आता है क्या, थम्स अप आता है, स्प्राइट आता है, एक तरह का पेय पदार्थ है। देखो इसमें लिखा भी है, कोको कोला नामक शीतल पेय पदार्थ, जो पेय का सूत्रण, जो फार्मूलेशन है, व्यापार राज के माध्यम से किसी सूत्रण उत्पादन की प्रक्रिया, यानी जो प्रोटेक्शन प्रोसीजर, ठीक है ना, सोन जीव विभेद, कोशिका लाइन, सेल लाइन आदि को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इससे कई प्रकार की बौद्धिक संपदाओं, जैसे कि किसी पुस्तक या संगीत के कैसेट को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, ठीक है? और इस व्यापार के रहस्य के निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, क्या होता है इसमें, समय सीमा नहीं होती। दूसरा क्या होता है, इसके लिए कोई कानूनी ज़रूरतें या प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरी बात क्या होती है, किसी अन्वेषण द्वारा जो है प्रक्रिया आदि में सुधार बहुत ही कम रह जाते हैं। सुधार हो जाने पर पुराना सूत्रण, प्रक्रिया आदि बेकार हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर उसमें सुधार कर रहे हैं तो जो पुराना वाला जो मैन्युफैक्चरर जो फार्मूला है आपको खराब हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्या है, कि इसके लिए किसी भी प्रकार का आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और बौद्धिक संपदा अधिकार को लागू करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है? और क्या है, थोड़ी सी बातें देखो क्या लिखा है इसमें, कि लेकिन व्यापार राहत की कई समस्याएं भी होती जो कि, कहने का मतलब, जो ट्रेड सीक्रेट होता है कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है उसमें, क्रिएट होती है। जैसे कि सुरक्षा बहुत खर्चीली होती है, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा स्वतंत्र रूप से रखे गए सूत्रण आदि की खोज से कोई सुरक्षा नहीं होती है, और कई प्रकार की बौद्धिक संपदाओं की सुरक्षा नहीं की जा सकती, यानी बौद्धिक संपदाओं की जो सुरक्षा है, जो प्रोटेक्शन है, नहीं किया जा सकता है। सूत्रण आदि के रहस्य बने रहने से संबंधित क्षेत्र में आगे सुधार में जो है बाधा आती है। कहने का मतलब, जैसे अगर रहस्य बना हुआ किसी चीज को शो ऑफ नहीं किया गया, कहने का मतलब उसको शो नहीं किया गया, बताया नहीं गया लोगों के बीच में, तो क्या होता है, आगे जो है सुधार में बाधा आ जाती है। क्लियर बात? आगे कहने का मतलब, उस पर काम नहीं हो पाता। अगर रहस्य रहस्य, जैसे कहते नहीं, राज राज ही रहे तो अच्छा है, लब कुछ ना कहे तो अच्छा है, लब चुप ही रहे तो अच्छा है ना? ऐसा गाना भी है, लब चुप ही रहे तो अच्छा है, ये कुछ न कहे तो अच्छा है। ठीक उसी प्रकार रहस्य रहस्य ही रहे, यानी कि राज राज ही रहे तो अच्छा है। क्लियर बात? आगे आइए चलते हैं। देखो, हमने उसमें 4 बातें बताई थी, ठीक है ना? अब अगली नेक्स्ट बात क्या करना है इसमें,
पेटेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आइए चलते हैं पेटेंट के बारे में देखते हैं। पेटेंट होता क्या है, तो पेटेंट के बारे में जानते हैं भाई। क्या होता है, एक जो है आपका एक, यानी जो पेटेंट होता है एक प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है, एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। इसे कोई सरकारी किसी अन्य अन्वेषक या आविष्कारक को उसके लिए या उसके द्वारा किए गए अन्वेषण या आविष्कार के लिए दिया जाता है। ये पेटेंट अधिकार आविष्कार करने वालों को अधिकार दिया जाता है, ठीक है। यानी एक जो रिसर्चर होता है उसको दिया जाता है कि वो अन्य लोगों के अपने आविष्कार की नकल करने या उसका जो उत्पादन करने या उसका उपयोग करने से रोके, यानी रोक दे, ठीक है ना। पेटेंट केवल उस अधिकार के लिए मान्य होता है, यानी उस आविष्कार के लिए मान्य होता है जिसके लिए वो जारी यानी कि जारी किया गया है, ठीक है। और केवल उस देश में वैध होता है जिसने उसे जारी किया होता है। इसके साथ ही निश्चित अवधि के लिए ही वैध होता है। निम्नलिखित में से इसके लिए पेटेंट जारी किए जा सकते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है, पेटेंट एक सर्टिफिकेट होता है जो कि सरकार के द्वारा अन्वेषक यानी जो खोजकर्ता होता है उसको ही दिया जाता है। किस क्षेत्र में, एक खोज के आविष्कार के लिए दिया जाता है। तो पेटेंट जो है में खोजकर्ता का अधिकार होता है, जो पेटेंट कराता है, ठीक है ना। जो खोजकर्ता होता है वही पेटेंट कराता है, तो अधिकार उसी का होता है, कहने का मतलब। और कहने का मतलब पेटेंट कराने से होता क्या है, जो अन्य लोग होते हैं उसकी ना नकल कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं तो सरकार उस पर रोक लगाएगी। उत्पादन करने में रोक लगाएगी, ठीक है। उसको व्यापार करने में रोक लगाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें होती है, सरकार से उसको सुरक्षा प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्राप्त होती है। बात क्लियर है। जिसमें कि कोई आविष्कार जो है जिनमें से उत्पाद भी शामिल है, ठीक है। किसी पहले आविष्कार में आगे में किया गया सुधार भी शामिल हो सकता है। किसी उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया भी हो सकती है। कोई अवधारणा भी हो सकती है, ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। क्लियर बात। आगे बात करते हैं कि पेटेंट में रिक्वायरमेंट क्या होती है। पेटेंट में जो है रिक्वायरमेंट, तो पेमेंट में पेटेंट कराने में जो है नवीनता होनी चाहिए, यानी नोवेल्टी जिसे बोलते हैं, आविष्कारिकता होनी चाहिए, औद्योगिक अनुप्रयोग एवं उपयोगिता होनी चाहिए, पेटेंट एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। समुचित विवरण की उपलब्धि होनी चाहिए। इतनी सारी, यानी पेटेंट जब आपको कराना होगा तो उसमें क्या नवीनता है, आपने क्या आविष्कार किया है, आपका जो है औद्योगिक अनुप्रयोग यानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड जो यूजफुलनेस क्या है वो भी बताना होगा। पेटेंट एबिलिटी बताना होगा, ठीक है। समुचित विवरण की उपलब्धि भी बतानी होगी। ये सारी चीज़ें जब आप बताएंगे तब आपका जो भी आपने रिसर्च किया है या आपने जो खोजा है उसको जो है पेटेंट होगा सरकार के द्वारा। क्लियर। इतनी बातें जो उसको बतानी होगी। रही बात और आगे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, सब कुछ पढ़ना, ठीक नहीं नहीं वीडियो लॉन्ग होगी, ठीक है। इतना हो गया, देखो आगे और देख लीजिए, इसमें लगभग चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इसको आगे पढ़ लीजिएगा। सीमाएं क्या होती हैं थोड़ा सा इसको देख लीजिए। पेटेंट की सीमाएं, समय सीमा यानी लिमिटेशन ऑफ टाइम, सभी पेटेंट एक निर्धारित अवधि तक ही वैध होते हैं और इनकी वैधता अवधि कुछ हद तक एक देश से दूसरे देश से भिन्न होती है। भारतीय पेटेंट 1970 के अनुसार ये अवधि 7 से 14 वर्ष तक होते हैं। कहने का मतलब एक बार जैसे पेटेंट कराया तो 7 वर्ष या 7 से 14 वर्ष, यानी कि या तो 7 वर्ष के लिए होगा या तो 14 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। क्षेत्रीय सीमा लिमिटेशन टेरिटरी क्या होता है, कोई भी पेटेंट केवल उसी देश में वैध होता है जिसमें वो जारी किया गया होता है। दूसरे देश में वो वैध नहीं होगा, यानी कि वैलिड नहीं होगा, ठीक है। क्लियर बात। ये थी कुछ पेटेंट से रिलेटेड संबंधी बातें। अब आगे हम बात करें थोड़ा सा कॉपीराइट में। किसमें, कॉपीराइट के बारे में जानते हैं क्या होता है कॉपीराइट। देखो कॉपीराइट क्या होता है, कई बौद्धिक संपदाओं का पेटेंट नहीं हो सकता है। इनमें से कई संपदाएं जैसे पुस्तकें, श्रव्य, दृश्य,
आज की सुरक्षा कॉपीराइट की जाती है। कॉपीराइट कानून अन्य द्वारा इन संपदाओं की पूर्ण आंशिक प्रतिलिपि बनाने का निषेध करता है, लेकिन कॉपीराइट कानून इन संपदाओं में मौजूद विचारों, सूचनाओं, अवधारणाओं का उपयोग नहीं रोकता है। भारतीय कॉपीराइट कानून विश्व स्तर के होते हैं। कहने का मतलब कि जो बौद्धिक संपदाएं हैं उनका जो है पेटेंट नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं भाई, बौद्धिक संपदाओं कोई कॉपीराइट हो सकता है, आप हमारे विचारों का कोई कॉपीराइट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हमने कुछ खोजा है तो हम अपने विवेक से खोजें, अपनी स्किल से खोजें, उसका कॉपीराइट नहीं हो सकता है कोई उससे। उसके द्वारा जो हमने, कहने का मतलब ये है, कोई चीज़ खोज कर एक मानव सृजन के लिए अगर बनाया है तो वो हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि पुस्तकें हैं हमने लिखी हैं, कोई कॉपी करके कागज उसको लिख सकता है। ठीक है, कोई गाना है हमने गाया है तो दूसरा भी गा सकता है उसको। ठीक है, इन सब की जो है कॉपीराइट हो जाती है, और जिसपे कॉपीराइट लग भी जाता है। क्लियर है बात? हमारे हिसाब से लगता है कि नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक बचा था आपका प्लांट ब्रीडर राइट, यानी पीबीआर। क्या होता है पीबीआर? पादप प्रजनन अधिकार। तो देखिए क्या होता है पादप प्रजनन अधिकार, यानी प्लांट ब्रीडर्स राइट्स। व्हाट इज, यानी व्हाट डू यू मीन पीबीआर? तो पीबीआर इज समथिंग समथिंग। आइए समथिंग समथिंग देखते हैं क्या होता है। देखो मुझे नींद नहीं आ रही थी आज, तो हमने कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। और इसको देख भी लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, केवल अपना ही भला मत सोचिएगा। आइए, पीवीआर क्या होता है? किसी फसल के किसी प्रजनक, उद्गमकर्ता या मालिक को सरकार द्वारा किसी किस्म के संदर्भ में दिया जाता है। इन अधिकार के द्वारा संबंधित किस्म का प्रजनक या उद्गमकर्ता या मालिक लोगों को उस किस्म के प्रवर्धों के उत्पादन अथवा वाणिज्यिक करण पर रोक लगा सकता है। पीबीआर से सुरक्षा की अवधि 15 से 20 वर्ष होती है। किसी किस्म का पीबीआर धारक किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उसी किस्म के प्रवर्धों का उत्पादन का या विपणन का अधिकार दे सकता है। कौन दे सकता है? वो व्यक्ति जो पीबीआर धारक है, जो यानी कि जिसने जो खोजा है, जो बनाया है, कहने मतलब जो उद्गम करता है, वो अधिकार दे सकता है। आप ये बना सकते हैं, या वो संस्था दे सकते हैं कि नहीं आप ये कर सकते हैं। ठीक है, किसी किस्म की पीबीआर धारक से ये उम्मीद की जाती है कि वो पीबीआर के स्थानांतरण अथवा उस किस्म के प्रवर्धों की बिक्री के लिए उचित कीमत रखेगा। कहने का मतलब कुछ कंडीशंस भी रखता है। जो पीबीआर होता है यानी प्लांट ब्रीडर राइट्स होते हैं, उसके अंतर्गत यानी जो खोज करता है या उद्गम करता है या कोई संस्था है, तो जैसे किसी को कहता है कि नहीं हाँ ये प्रोडक्ट आप बनाइए, तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय कुछ शर्तें रख देता है, जो उसके जो प्रवर्ध है यानी जो भी किस्में हैं की कीमत जो है उसके लिए एक उचित कीमत रखेगा, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात? यदि ऐसा नहीं करता है, बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं करता है तो लोकहित में सरकार उस किस्म के प्रवर्धकों के उत्पादन का लाइसेंस किसी संस्था को दे सकती है, जिसे कहते हैं अनिवार्य लाइसेंसिंग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या होता है? तो कहने का मतलब अनिवार्य लाइसेंसिंग वो होता है जब, कहने का मतलब, एक संस्था या उद्गमकर्ता या खोजकर्ता के अनुसार शर्तों पर पालन नहीं किया जाता है, तो सरकार जो है उसके जो किस्म होती हैं या जो प्रवर्ध होते हैं उनके जो उत्पादन होता है, ठीक है ना, तो वो जो है विपणन का जो उसका जो लाइसेंस होता है किसी और को दे सकता है, उसे ही अनिवार्य लाइसेंसिंग कहा जाता है। क्लियर बात? ये था प्लान बीडर, ठीक है। तो देख लीजिए आगे थोड़ा सा क्या विचार है, क्या तर्क है पीवीआर के। तो इसमें लिखे हुए हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा के। ठीक है, तो आई होप
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बौद्धिक संपदा क्या होता है, किन-किन बातों को ध्यान रखना होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं आप सभी से। नमस्कार, थैंक यू।